का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। दरअसल इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि पोषण क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर जो ये पोषण होता है ये मनुष्यों में किस तरीके से होता है। तो शुरुआत करते हैं आहार नली को समझते हुए। ये आहार नली का चित्र है। आहार नली के अंदर हमारा जो काम होता है वो होता है पाचन का। पाचन के बाद यहाँ पर जो हमारे शुद्रांत है वहां पर पचे हुए भोजन का होता है अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो खाना होता है वो चला जाता है हमारे रक्त में, जहां पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु शुद्रांत में सभी भोजन का अवशोषण नहीं होता, क्योंकि कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं कचरा, क्योंकि इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है। और इसका काम करता है हमारा बृहदान्त्र। यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जहां से जो भोजन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हमारे आहार नली में होने वाले प्रक्रम। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जो है हमारा मुंह। भोजन को हमारे दांतों से चबाकर और लार द्वारा भोजन को गीला करके शारीरिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे मुंह में दांत होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, और हमारे मुंह में जो लार होती है जो कि हमारे लार ग्रंथि से निकलती है वो भोजन को कोमल बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। अब अगर हम बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। अब ये जो लार होता है, इस लार के अंदर लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है, जिससे हमें साधारण शर्करा मिलती है। यहाँ पर हमारे मुंह का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली हमारे मुंह से पेट को जोड़ती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं तो भोजन मुंह में वापस नहीं आता, ऐसा क्यों? अगर सोचा जाए कि हम उल्टा खड़े हों तो क्या होगा कि हमारा पेट ऊपर चला जाएगा और हमारा मुंह नीचे आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होना चाहिए कि पेट से भोजन वापस मुंह में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि जो हमारा ग्रास नली होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और उसका भोजन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। वो हमारे भोजन को धक्का देकर हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, और जो भोजन है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आता। और यही कारण है कि उल्टा खड़े होने पर जो भोजन है वो पेट से वापस मुंह तक नहीं आता। हमारी ग्रास नली में जो ये गति होती है इसे कहा जाता है क्रमांकुचन गति, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें जितना भोजन डाला जाए वो उतना ज्यादा फैल जाता है, परंतु गुब्बारे की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन आमाशय में डालेंगे तो वो फट सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब आमाशय के अंदर होता क्या है कि आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जिससे पाचक रस निकलता है। पाचक रस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु अम्ल होता है, और इस कारण जितने भी विषाणु और कीड़े मकोड़े हमारे भोजन में होते हैं वो हमारे पेट में मर जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है,
और पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है और इसलिए यह पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो आमाशय से क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब जो हमारा क्षुद्रांत है वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो वसा है वो वसा अम्ल में बदल जाती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव एक ही तरह का खाना नहीं खाते और अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है और इसीलिए जो मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं उनकी जो साइज होता है क्षुद्रांत का उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मांस जो होता है उसे पचाना बहुत ही आसान होता है, वहीं अगर हम घास वगैरह की बात करें तो उन्हें पचाना कठिन होता है और इसीलिए मांसाहारी में क्षुद्रांत बहुत छोटे होते हैं। वहीं शाकाहारी जीव की बात करें जैसे कि गाय, खरगोश इत्यादि, तो उनमें जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है उससे पहले वो मिलता है यकृत और अग्नाशय से। चलिए जानते हैं अग्नाशय के बारे में। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशयिक रस का श्रवण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। परंतु यहाँ पर एक परेशानी ये है कि जो अग्नाशयिक रस होता है इसे काम करने के लिए भोजन को क्षारीय होना चाहिए, पर हम ये जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है उससे जो भोजन आता है वो अम्लीकृत होता है, तो उसे क्षारीय बनाने का काम करता है यकृत। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है क्योंकि पित्तरस एक क्षारीय होता है और इसलिए यह भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वो वसा पर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है क्योंकि बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं वसा की उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता और इसीलिए जब यकृत इन्हें छोटी गोलिकाओं में बदल देता है तो इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं क्षुद्रांत पे। दरअसल जो यकृत और हमारा अग्नाशय है वो अपना काम कर चुके हैं और क्षुद्रांत ने भी भोजन को पचा दिया है। तो इसके बाद क्या काम बचता है, इसके बाद काम बचता है अवशोषण का। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी होता है क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनकी बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। अब इन दीर्घरोम से सारा भोजन अवशोषित नहीं होता। जो बिना पचा भोजन होता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है जहां पर अधिसंख्यक दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़िएगा जहां पर आपको पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। इसके अंदर आपने इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में। तो आपको दो काम करने हैं। पहला तो आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसे पढ़ना है और अगली कक्षा में आपको श्वसन पढ़ के आना है जिससे जो वीडियो हो वो आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के लिए इतना ही।
नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जाना। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी आंदोलन को दबा सकते थे या कहें कि अपने हिसाब से कुचल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। दोस्तों, भारत में विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के भी सदस्य थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। आइए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को भी अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। अब क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में ब्रिटिश नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहली मांग थी तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा होता है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाएं। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना।
इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला था लोगों को उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार के साथ साथ चुनावों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुसलमान एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी? बिना मुकदमा दर्ज किए भारतीयों को जेल, अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने का अधिकार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल हॉकिंस, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के कौन से मुख्य कारण थे? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।